हेलो स्टूडेंट्स, डीआईबी के यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौबे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एमपीपीएससी प्रीलिम्स हो चुका है, आंसर की भी आ चुकी है और आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर उससे मिला लिए होंगे। और आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा होगा, और आप सभी लोगों ने जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है, मेंस की तैयारी भी करना प्रारंभ कर दी होगी। तो आज का हमारा ये जो वीडियो है, वो वीडियो आपका एमपीपीएससी मेंस में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है, सोशलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, ये उस विषय को लेकर के है। समाजशास्त्र को लेकर के कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के मन में ये एक उलझन बनी रहती है कि समाजशास्त्र का एक अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाए और अच्छा उत्तर लिख करके अच्छे अच्छे नंबर कैसे लाए जाएं, उसमें क्या कंटेंट होना चाहिए। और कई सारे आपने आंसर राइटिंग क्लासेस भी आप लोगों ने अटेंड कर ली होंगी, जो लोग पहले कमेंट्स दे चुके हैं, या आप लोग सर्च कर रहे होंगे कि अच्छा उत्तर कैसा लिखा जाए। ठीक, देखिए, अच्छा उत्तर लिखना समाजशास्त्र का एक सेकेंडरी पार्ट हो जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसका एक जो प्राइमरी पार्ट है, उस प्राइमरी पार्ट को आपको जान लेना बहुत आवश्यक है। और इसलिए आज का ये जो वीडियो है, ये उसी संदर्भ में है। और इसलिए इसका जो टाइटल मैंने लिखा है वो यही है कि उत्तर लेखन की तैयारी कैसे प्रारंभ करें। यानी मैं आपको, जो आप समाजशास्त्र का जो उत्तर लेखन है, उस उत्तर लेखन के लिए आपकी क्या तैयारी होनी चाहिए, आपको किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, क्या नीड है एक अच्छे उत्तर लिखने की, आप तभी एक अच्छा उत्तर लिख सकते हैं, या आप तभी समाजशास्त्र का उत्तर लिख सकते हैं। तो कुछ दो तीन बातें, मैं तीन चार बातें यहाँ आपको बताऊंगा कि वो बातें आप जरूर कर लीजिए, तब आप ये कुछ विशेष प्रयास उसमें कर सकते हैं समाजशास्त्र का उत्तर लिखने में। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बातों से। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको समाजशास्त्र में समाजशास्त्रीय तथ्यात्मक ज्ञान यानी कि सोशलॉजिकल फैक्चुअल नॉलेज, ये होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। देखिए, फैक्चुअल नॉलेज, तथ्यात्मक ज्ञान, अब बात करें समाजशास्त्र में जो तथ्यात्मक ज्ञान है, वो तथ्यात्मक ज्ञान से क्या तात्पर्य है। तो तथ्यात्मक ज्ञान से तात्पर्य यह है कि समाजशास्त्र की जो परिभाषाएं हैं, समाजशास्त्र में अलग अलग टॉपिक हैं, जैसे समाजशास्त्र को लेकर के ही कई लोगों ने अपनी बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं। इसके अलावा समाज, समुदाय, समिति, संस्कृति, परिवार, व्यवहार, नातेदारी को लेकर के बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। तो जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं को आपको सबसे पहले याद कर लेना है। आपसे परिभाषा दे करके समाजशास्त्री पूछा जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है कि इस समाजशास्त्री ने ये परिभाषा या इस टॉपिक की परिभाषा कौन सी दी है। तो सबसे पहला जो आपको तथ्यात्मक ज्ञान का तथ्य है वो क्या है, आपको समाजशास्त्र की परिभाषाएं जो महत्वपूर्ण, देखिए समाजशास्त्र में बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उसकी, वो परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए। दूसरे, किताबें, बहुत सारे समाजशास्त्री हैं, बहुत महत्वपूर्ण समाजशास्त्री हैं जो काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं। उन्होंने कई सारी लोकप्रिय पुस्तकें लिखी हुई हैं, जैसे दुर्खीम ने सुसाइड बुक लिखी हुई है, मार्क्स और एंगल्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की कई सारी किताबें हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं, कि जो सुसाइड नामक जो बुक है वो किसने लिखी है, उसका क्या टॉपिक है, उसमें क्या बताया गया है। तो दूसरा फैक्चुअल पार्ट क्या हो गया आपका, आपको समाजशास्त्र की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो आपको याद कर लेनी है। तीसरी बात हम करें तो समाजशास्त्र में कई सारी अवधारणाएं और सिद्धांत हैं। अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अलग अलग अवधारणाएं और सिद्धांत दिए हैं। जैसे भारतीय समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास, इन्होंने पश्चिमीकरण की अवधारणा दी है। ऐसे ही इन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है। ठीक, वर्ग संघर्ष को लेकर के मार्क्स की चर्चा होती है। तो ऐसे कई सारे अवधारणाएं हैं, कई सारे सिद्धांत हैं, वो कौन से समाजशास्त्री ने दिए हैं और उसमें उन्होंने क्या कहा है। तो ये आपको
समाजशास्त्र की जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं और महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं वो आपको याद होने चाहिए। तो देखिए आपका इनिशियल जो पार्ट है, इनिशियल पार्ट यही है कि आप परिभाषाएं, महत्वपूर्ण पुस्तकें और महत्वपूर्ण अवधारणाएं और सिद्धांत, ये आप सबसे पहले याद कर लें। इसको याद करने से क्या होगा कि जो आपका 2 मार्कर है, जो एक तरीके से ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है हमारे मेंस का, बिना ऑप्शन का ऑब्जेक्टिव होता है, तो ये 2 मार्कर का जो पार्ट है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। और 2 मार्कर में इस फैक्चुअल पार्ट से रिलेटेड प्रश्न मतलब 80% प्रश्न आते हैं। जैसे जो 2024 का मेंस हुआ था उसके 2-1 प्रश्न मैंने उठा लिए, हालांकि उसमें सारे प्रश्न फैक्चुअल थे लगभग। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो अभी मैंने आपको बताया इसके पहले कि ये परिभाषाएं, किताबें, अवधारणाएं ये किस तरीके से पूछने में आते हैं। जैसे 2024 में जो 2 मार्कर था उसमें पूछा गया था कि यह किसका कथन है कि परिवार एक गृहस्थ समूह है, इसके अतिरिक्त उसने परिवार के लिए क्या कहा। तो देखिए दोनों ही चीजें पूछ ली। यहाँ समाजशास्त्री का नाम पूछ लिया कि किसने कहा है परिवार गृहस्थ समूह है, आपको उसका नाम लिखना है। इसके अलावा भी उसने परिवार के लिए स्टेटमेंट दिया है, डेफिनेशन दी है, वो उसने दूसरे वाले स्टेटमेंट में पूछ लिया कि आप बचे हुए डेफिनेशन भी बता दें। तो वो जो मैंने आपको भी बताया कि आपको महत्वपूर्ण परिभाषाएं याद होनी चाहिए, क्योंकि परिवार एक गृहस्थ समूह है, ये एक परिवार की बहुत महत्वपूर्ण डेफिनेशन की कैटेगरी में आता है। तो ये एक प्रश्न आ चुका है, 2024 का है ये। इसके अलावा एक और प्रश्न आया था, दुर्खिम द्वारा बताए गए आत्महत्या के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। अब देखिए आत्महत्या का जो सिद्धांत है वो दुर्खिम ने दिया है और दुर्खिम ने आत्महत्या के प्रकार बताए हैं। तो ये एक फैक्चुअल प्रश्न है। तो यदि आपको नहीं मालूम है कि 2 प्रकार बताए थे कि 3 बताए थे कि 4 बताए थे, ठीक, क्योंकि यहाँ पर आप लिखेंगे कि 3 प्रकार बताए हैं तो आपको उसके नाम भी लिखना पड़ जाएंगे। ये सब तथ्यात्मक प्रश्नों की कैटेगरी में आ जाते हैं, इसलिए और यहाँ से आपके थोड़े थोड़े से नंबर, यदि आप ये प्रश्न लिख देते हैं और उसके तीनों के नाम लिख देते हैं तो आपको 2 में 2 नंबर भी मिल सकते हैं। ठीक, तो जो सबसे पहली बात जो मैंने आपको करी, आपको अपना समाजशास्त्र की जो तैयारी शुरू करना है वो यहीं से शुरू करना है कि महत्वपूर्ण परिभाषाएं, महत्वपूर्ण किताबें, महत्वपूर्ण अवधारणाएं आप सबसे पहले याद कर लें उसकी, जिसमें आपके जो 2 मार्कर हैं, 2 मार्कर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए दूसरी बात हम करें कि समाजशास्त्रीय अवधारणाएं और सिद्धांतों की समझ, ये बहुत आवश्यक है। इसके पहले मैंने आपको ये बोला था कि जो समाजशास्त्रीय अवधारणाएं हैं और सिद्धांत हैं वो आप याद कर लें। अब यहाँ मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो समाजशास्त्रीय सिद्धांत है या समाजशास्त्रीय जो अवधारणा है, आपको उसकी समझ आवश्यक है। समझ से मतलब आपको वो सिद्धांत पता होना चाहिए कि आखिर क्या कहा जा रहा है। यदि वर्ग संघर्ष की बात की जा रही है, यदि वर्ग संघर्ष की बात की जा रही है तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली मार्क्स ने वर्ग संघर्ष कब कहा है, क्योंकि वर्ग संघर्ष तो बहुत कॉमन शब्द है, आज भी होता रहता है विभिन्न वर्गों के बीच में, लेकिन एग्जैक्टली मार्क्स ने उसको लेकर के कहा, ये आपको बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। क्योंकि समाजशास्त्र में जब नंबर कटते हैं तो इसलिए कटते हैं कि यदि आप वर्ग संघर्ष लिख रहे हैं, आपसे पूछा गया कि मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का क्या वर्णन किया है और आपने सामान्य वर्णन लिख दिया, मार्क्स ने जो लिखा था वो नहीं बताया आपने, तो आपके नंबर यहाँ कट जाएंगे और आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। आप अपने नंबर पूरे काउंट करके बैठेंगे कि मैंने तो सही लिखा हुआ है। तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का तात्पर्य है कि आपको समाजशास्त्रीय अवधारणाएं क्लियर कट होना चाहिए कि ये ऐसा बोला गया है, ये ऐसा बोला गया है, पश्चिमीकरण क्या है, संस्कृतिकरण क्या है, ये बड़े सामान्य से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो आपको बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए कि संस्कृतिकरण एक अलग अवधारणा है और पर संस्कृति ग्रहण ये एक अलग अवधारणा है और दोनों में स्पष्ट अंतर भी आपको पता होना चाहिए। तो
समाजशास्त्रीय अवधारणाओं की समझ बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए, इसमें आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे प्रश्न मैं आपको बताऊं जो 2024 में प्रश्न आया था, और ये 10 नंबर का प्रश्न आया था, यानी लॉन्ग आंसर में आया था। क्या है? सांस्कृतिक तत्व विभाजित हो सकता है, किंतु विभाजन के बाद वह अर्थपूर्ण नहीं रहता। उदाहरण सहित समझाइए। ये संस्कृति का एक प्रश्न है। संस्कृति की जब हम बात करते हैं कि संस्कृति का सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, तो वह होता है सांस्कृतिक तत्व। तो इसका विभाजन यदि आपने कर दिया तो उस विभाजन का कोई अर्थ नहीं रहता। ये आपसे पूछा गया है यहाँ पर। तो आप इसका उत्तर केवल और केवल तब लिख सकते हैं जबकि आपको सांस्कृतिक तत्व की अवधारणा बहुत अच्छे से क्लियर है, सांस्कृतिक तत्व की विशेषताएं भी आपको बहुत अच्छे से मालूम है, और आपको उसके उदाहरण भी मालूम है, क्योंकि उदाहरण सहित पूछा जा रहा है आपसे, और ये लॉन्ग आंसर में है। यानी यहाँ पर आपके यदि कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं यदि आपने बहुत अच्छे उदाहरण दे करके इसको समझा दिया। समाजशास्त्र में उदाहरणों का बहुत ज्यादा महत्व है, और उदाहरण यदि आप समसामयिकी उदाहरण देते हैं तो समसामयिकी उदाहरण बहुत ज्यादा रिलेवेंस होते हैं और उससे नंबर बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं मिलते हैं। तो दूसरा जो मैंने अभी आपको बताया वो क्या बताया कि आपको जितनी भी अवधारणा है, जैसे मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी के बारे में क्या कहा है, आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। या दुर्खिम जब बोलते हैं कि आत्महत्या के पीछे समाज उत्तरदायी है, तो समाज को वो कैसे उत्तरदायी मानते हैं ये आपको पता होना चाहिए। चलिए तीसरी बात हम करें कि आपको क्या जानकारी होना चाहिए। समाज में होने वाले वर्तमान सामाजिक परिवर्तनों का ज्ञान होना चाहिए। यानी केवल किताबी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। आप न्यूज़पेपर में और समाचार में आपके सामने समाज में जो भी परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन पर निगाह रखनी आवश्यक है। समाजशास्त्र विषय बहुत व्यवहारिक है, बहुत डायनेमिक है, बहुत प्रैक्टिकल है। जो मैंने भी आपको बताया कि आपको समसामयिक उदाहरण देने हैं, वो समसामयिक उदाहरण आपको यहीं से ही आने वाले हैं। अब बात आती है कि सामाजिक परिवर्तन से मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, क्या तात्पर्य उसका। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये कि जाति व्यवस्था में बहुत परिवर्तन आ चुके हैं वर्तमान समय में, परिवार व्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन आ चुके हैं, विवाह व्यवस्था में हम बहुत सारे परिवर्तन देख रहे हैं, धर्म में बहुत सारे परिवर्तन देख रहे हैं। ठीक, हम बात करें महिलाओं की स्थिति में, तो महिलाओं की भूमिका में भी हम बहुत सारे परिवर्तन देख रहे हैं। ये आपको बहुत क्लियर कट पता होना चाहिए कि इस समय समाज में क्या परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि आपसे परिवर्तन से संबंधित जो प्रश्न हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में टॉपिक भी है सामाजिक परिवर्तन, तो परिवर्तन से संबंधित प्रश्न आपसे पूछने में आता ही है। समाजशास्त्र का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि परिवर्तन से रिलेटेड वो पूछते हैं, और उसमें यदि आपने बहुत लेटेस्ट उदाहरणों के साथ व्याख्या कर दी तो आपको नंबर्स में बहुत ज्यादा अच्छे मिलेंगे। जैसे 2024 में उदाहरण के तौर पर 2024 में प्रश्न आया था, ये 7 नंबर का एक प्रश्न आया था शॉर्ट नोट में। प्रश्न था पश्चिमीकरण में कैसे भारत पश्चिमीकरण ने कैसे भारत में लौकिकीकरण को बढ़ावा दिया है। यानी प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि पश्चिमीकरण की जो अवधारणा है, पश्चिमीकरण का जो भारत पर प्रभाव पड़ा, उसने भारत में लौकिकीकरण को कैसे बढ़ा दिया। तो अब इसमें देखिए, पहली बात तो आपको पश्चिमीकरण और लौकिकीकरण की अवधारणा क्लियर कट होनी जरूरी है कि पश्चिमीकरण का तात्पर्य यह है और लौकिकीकरण का तात्पर्य यह है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि कैसे बढ़ावा दिया है, तो आपको उदाहरण सहित लिखना पड़ेगा इसमें, और कंटेम्प्रेरी लिखना पड़ेगा कि जो अभी हो रहा है उसके विषय में आपको लिखना पड़ जाएगा कि भाई ये इस समय चल रहा है, और इस उदाहरण से हम ऐसा बोल सकते हैं कि पश्चिमीकरण ने लौकिकीकरण को बढ़ावा दे दिया है। लेकिन वो चीजें आपको तभी पता होंगी जब आप समाज में होने वाले परिवर्तन, जो न्यूज़पेपर में आता रहता है, न्यूज़ में घटनाओं में, आजकल सोशल मीडिया के टाइम में वही बहुत सारी चीजें आती रहती हैं, बस आपको उसे जोड़ते हुए आना चाहिए। एक और प्रश्न आया था, और ये लॉन्ग आंसर देखिए 10 नंबर में आया था लास्ट ईयर। क्या था? परंपरा और आधुनिकता
भिन्न होने के बावजूद तुलनात्मक दशाएं हैं। यानी परंपरा और आधुनिकता दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत। परंपरा यानी कि जो चला आ रहा है, आधुनिकता यानी कि परंपरा को हमने छोड़ दिया। तो ये बोल रहे हैं कि एक दूसरे से भिन्न है लेकिन तुलनात्मक है। तो तुलनात्मक, तो पहली बात तो क्या होगी, आपको आधुनिकता का अर्थ पता होना चाहिए कि हम आधुनिकता कह कैसे रहे हैं। आधुनिकता पश्चिमीकरण नहीं है, आपको यह भी पता होना चाहिए। ठीक, आधुनिकता लौकिकीकरण नहीं है, आपको यह भी पता होना चाहिए। और परंपरा क्या है, आपको यह भी पता होना चाहिए। उसके बाद ही आप इसका उत्तर लिख पाएंगे। और फिर आप इसकी तुलनात्मक दशा आज के समाज से बता पाएंगे कि आज हमारे भारतीय समाज में परंपरा और आधुनिकता दोनों ही है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे परंपरा और आधुनिकता दोनों साथ साथ चलती है और तुलनात्मक रूप में चलती है। जहाँ एक ज्यादा वहां दूसरा कम, कहीं दूसरा ज्यादा तो पहला कम। तो इस प्रकार के उदाहरण लिखते हुए आपको बताना पड़ जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया कि वर्तमान समाज में जो परिवर्तन है उस पर आपको जानकारी होना चाहिए। और सबसे लास्ट कि समाजशास्त्र को वर्तमान समाज से जोड़ना एवं उदाहरण सहित लिखना, ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है। पहली बात तो यह है कि जो मैंने इसके पहले आपको बताया कि आपको समाज में परिवर्तन का ज्ञान हो जाए, वर्तमान समाज क्या है ये आपको पता चल जाए, और अब आपको जो प्रश्न आया है उस प्रश्न को आप उस वर्तमान समाज से जोड़ करके लिख दें। और आप जोड़ करके तभी लिख सकते हैं जबकि आपको इसके पहले की जो मैंने 2-3 चीजें बताई हैं वो क्लियर हो, यानी आपको पता चल रहा है कि समाज में परिवर्तन इस प्रकार का हो गया। और साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका जो प्रश्न आया हुआ है वो प्रश्न में ये उदाहरण आएगा। ये सबसे बड़ा टास्क है। और इसके लिए आपको, जो मैंने आपको बताया कि आपके समाजशास्त्र में जो सिलेबस है उसके जो टॉपिक हैं वो समाज से कैसे जुड़ रहे हैं। आप जब न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या कोई टीवी न्यूज़ में घटना सुनते हैं या सोशल मीडिया पे कोई भी रियल घटना सुनते हैं, समाजशास्त्र में वो किस विषय से संबंधित है, किस टॉपिक से संबंधित है, आप ऐसे उदाहरण एक रजिस्टर बना लीजिए और उसमें इस टाइप के उदाहरण लिखते जाइए। और फाइनली जाकर के उसे अपने एग्जाम में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको उसे जोड़ना भी है उससे। तो आपको समाजशास्त्र के टॉपिक को वर्तमान समाज से जोड़ते हुए और उसको लिखते हुए आना चाहिए। जैसे उदाहरण ले लें, जो 2024 में एक प्रश्न आया था 10 मार्कर यानी लॉन्ग आंसर में आया था कि हमारे सामाजिक जीवन में कैसे नगरीकरण ने विविध सामाजिक समस्याओं को पैदा किया है, स्पष्ट कीजिए। हर जगह नगरीकरण बढ़ रहा है। आप भी जिन ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे थे पिछले 10 साल में वो बहुत बदल चुके हैं, छोटे मोटे नगर बन चुके हैं। तो ये नगरीकरण बढ़ रहा है और इसने सामाजिक समस्याएं भी बढ़ा दी हैं। और वो आप भी जानते हैं, आपने अपने आसपास जो समस्या पहले 10 साल पहले नहीं थी आपके गांव में, छोटा सा नगर बन गया, आज वो समस्या आ गई। ये आपने समस्या देखी भी होगी, वही वो पूछा जा रहा है। तो ये बहुत कंटेम्प्रेरी प्रश्न है और आपको उसमें अभी जो समाज हो रहा है उसमें जो ग्रामीण समाज में नगरीकरण के कारण परिवर्तन आ गया है, वो जो समस्या पहले गांव में नहीं थी वो आपको दिख रही है, वो आपको आज के कंटेक्स्ट में लिखना पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया ये उसी के संदर्भ में था। देखिए, समाजशास्त्र में आप किताबी उत्तर यदि लिख देते हैं तो किताबी उत्तर तो केवल अवधारणा और सिद्धांत यदि आ रहा है तो किताबी उत्तर चल जाता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि मार्क्स के वर्ग संघर्ष, तो आपको जो है वो ही लिखना पड़ेगा। लेकिन जब आपसे व्यवहारिक प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये वाला प्रश्न बताया, व्यवहारिक प्रश्न था, ठीक है ना, या इसके पहले जो ये वाले प्रश्न आए थे कि पश्चिमीकरण का, परंपरा, आधुनिकता का, ये व्यवहारिक प्रश्न है। यहाँ आपको किताबी ज्ञान से हट करके लिखना पड़ जाएगा और कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल दे करके लिखना पड़ जाएगा। जो इस तरीके से लिख देगा वो ज्यादा नंबर ले लेगा, उसका लेखन बाकी लोगों से अलग हो जाएगा। इसलिए समाजशास्त्र में कंसेप्ट का, उदाहरण का, समसामयिकी ज्ञान का बहुत ज्यादा महत्व होता है। और आपको अपना जो सामाजिक दायरा है वो खुला रखना पड़ता है कि समाज में जो घटनाएं हो रही हैं, जो परिवर्तन हो रहे हैं, उस पर आप ध्यान देते रहें। यदि आप अपना ऐसा आंसर में लिख देते हैं तो नो डाउट आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे।
तो आज का ये जो मेरा वीडियो था ये इसी विषय में ही था कि आप क्या करें, आप अच्छा उत्तर लिखने के पहले इन सब सारी चीज़ों की तैयारी कर लें। जब ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी उसके बाद ही आप समाजशास्त्र का उत्तर लिख सकते हैं या अच्छा उत्तर लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी ही हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी मेंस की जल्दी से प्रारंभ करें। ऑल द बेस्ट।